नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इजराइल ने हमास के नेता याह्या सिनवार की हत्या कर दी है। इसकी पुष्टि डीएनए टेस्ट में भी की गई है। इसके अलावा हमास के एक वरिष्ठ सदस्य ने वीडियो जारी करके कहा है कि इजराइल ने याह्या सिनवार की हत्या कर दी है। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने अमेरिकी नागरिक की हत्या के मामले में भारत के एक पूर्व सरकारी कर्मचारी के ऊपर आरोप तय किए हैं। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप तय किए गए हैं अब वह सरकारी कर्मचारी नहीं है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को दोबारा से मौत के घाट उतारने की धमकी दी है और कहा है कि 5 करोड़ की फिरौती का इंतजाम करे वरना उसका हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा किया जाएगा। बरगाड़ी बेअदबी मामले में अब गुरमीत राम रहीम को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के ऊपर लगी रोक को हटा दिया है और 4 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही एक अजीबोगरीब फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि जो किसान पराली जलाएगा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और 2 साल तक उसकी फसल की खरीद नहीं की जाएगी। इसको लेकर किसान संगठनों का कहना है कि ये किसानों की फसल न खरीदने का एक बहाना है। पंजाब में धान की फसल खरीद को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कुछ किसान संगठन चंडीगढ़ में सीएम आवास के घेराव के लिए भी आगे जाने लगे, लेकिन उनको किसान भवन में रोक दिया गया। उन्होंने वहीं पर बैठकर अपना धरना दिया। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहे युद्ध से। और फ़लस्तीन में जो हमास है, हमास के बड़े नेता याह्या सिनवार की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि हमास के बड़े और जो वरिष्ठ जो नेता हैं उन्होंने भी की है और इसको कल इजराइल की सेना ने भी इसको लेकर दावा किया था। उन्होंने कहा कि वो दक्षिणी गजा में वे लोग कैंप कर रहे थे और लगातार अभियान चला रहे थे हमास के खिलाफ। उसी दौरान एक बिल्डिंग में उनको याह्या सिनवार मिले और वहाँ पर उन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में डीएनए टेस्ट के लिए भी जो याह्या सिनवार हैं उनकी बॉडी को इजरायली सेना लेके गई और डीएनए टेस्ट में भी ये कन्फर्म हुआ है कि याह्या सिनवार की मौत हो गई है। और हमास के भी कई बड़े नेताओं ने वीडियो जारी करके कहा है कि याह्या सिनवार की मौत हो गई है। इसको लेकर 2 पक्ष हैं। जो अमेरिका है, अमेरिका जो इजरायली सेना है उसके हमले के साथ खड़ा है और अमेरिका के चाहे कमला हैरिस हों जो प्रेसिडेंट पद की दौर में हैं या फिर जो बाइडेन हो जो मौके पर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमास के याह्या सिनवार थे वो पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए सैकड़ों नागरिकों की मौत के जिम्मेदार थे। उनको युद्ध की शुरुआत करने का जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि अमेरिकन सिटीजन्स इस किस्म के भी हैं जो कह रहे हैं कि अब युद्ध का खात्मा भी होना चाहिए, युद्ध बंद भी होना चाहिए, क्योंकि इजरायली सेना जिसको सबसे बड़ा एक हिसाब से खलनायक मान रही थी उसको तो मार दिया गया है। लेकिन अभी भी हम सबको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में लगातार जो प्रतिरोध है वो जारी है। लेकिन मिडल ईस्ट का एरिया हो या फिर दुनिया भर के जो अलग अलग लोग हों, वे याह्या सिनवार की मौत के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि याह्या सिनवार को गलत मारा गया। वे फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में खड़े हैं बेसिकली, और कहते हैं कि जो हमास है वो फ़लस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो 2 अलग अलग नैरेटिव हैं, तो ये आपको चूज़ करना होगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। जो इंडिया है, इंडिया का स्टैंड साफ है कि जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। बहुत सारे जो लेफ़्ट के धड़े हैं वो भी यही मानते हैं और जो नेशनलिटी की लड़ाइयाँ लड़ते हैं अलग अलग मुल्कों में जो संगठन हैं वो भी यही मानते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए इजराइल से। तो ये याह्या सिनवार की मौत को अलग अलग दृष्टि से लोग देख रहे हैं। जो 2 मुख्य धाराएं हैं उनके बारे में मैंने जिक्र कर दिया। एक जो अमेरिकन धारा है वो लगातार कह रही है कि अच्छा हुआ याह्या सिनवार की मौत हो गई, और जो दूसरी धारा है जिसमें जो लोग फ़लस्तीन के आज़ादी के हक़ में खड़े हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है और याह्या सिनवार फ़लस्तीनी आज़ादी के एक बड़े नेता थे और वो बड़े रेवोल्यूशनरी उनको देख रहे हैं, तो उनको सलाम भी पहुंचा रहे हैं, सैल्यूट भी पहुंचा रहे हैं। तो ये दोनों धाराएं आज दुनिया में मौजूद हैं। मैं फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ खड़ा रहने वाला आदमी हूँ। मेरा मानना है कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो और अगली खबर दिल्ली से आई। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्यपाल जैन, सत्येंद्र जैन को आज
तिहाड़ जेल से फाइनली बाहर आने का मौका मिल गया है, उनको जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जेल में बंद थे और साल 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज 2 साल बाद वो जेल से बाहर निकलेंगे और उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद एक ट्वीट लिखा है, सत्यमेव जयते। तो आम आदमी पार्टी के एक बड़ी लीडर के 5-7 मंत्री तकरीबन जेल में बंद थे, चाहे मनीष सिसोदिया हों और उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, सत्येंद्र जैन हों, और हम सबको पता है कि संजय सिंह को भी बंद किया गया था। तो एक एक करके सभी की जमानत हो गई है। बड़ी जो एक हिसाब से इसमें भी 2 धाराएं हैं। एक धारा ये कहती है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है और जो अपने विपक्षी दल हैं, अपोजिशन पार्टियां, उनको डरा रही है। दूसरी धारा ये कहती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिकल करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर जांच तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी दोनों धाराएं मौजूद हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर जो कल खबर मैंने बताई थी, बिहार में जो सिवान और सारण जिले में जहरीली शराब के कारण 24 लोगों की मौत हो गई थी, वो अब बढ़कर 39 हो गई है। 40 से एक कम लोगों की मौत हुई है और 80 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। उनकी हालत में इतना सुधार नहीं हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये जो डेथ का नंबर है जहरीली शराब के कारण, ये बिहार में बढ़ेगा और इसको लेकर काफ़ी चिंताएं भी हैं। जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो मिले भी हैं उन पीड़ितों से। और हम सबको पता है कि बिहार में साल 2016 में शराबबंदी कर दी गई थी, फिर भी इलीगल तौर पर जो लिकर माफिया है, शराब माफिया है, वो शराब बेचता है और उसी का नतीजा है कि ये जो पीड़ित लोग हैं ये मारे गए हैं। और तकरीबन 120 लोग थे जो इससे प्रभावित हुए। 40 लोगों के आसपास तो मौत, 39 लोगों की तो मौत हो चुकी है और 80 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर झारखंड से। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना अलायंस कर लिया है। जो झारखंड की आजसू है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, उसको 10 सीटें दी गई हैं। 2 सीटें वो जेडीयू को दे रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को, और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी है। तो टोटल वहाँ पर हम सबको पता है कि 81 सीटें हैं। 81 सीटों में 10 सीट आजसू, जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, एक बड़ा नाम रही एक हिसाब से किसी टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे बीजेपी की झोली में बैठ गई है। तो उनको 10 सीटें दी गई हैं। 2 सीटें जेडीयू और 1 चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है। बाकी 1-2 सीटें वो और छोड़ेंगे ताकि और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी एनडीए अपने बीजेपी अपने साथ लेकर चुनाव लड़ सके। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो रही है। वायु प्रदूषण बहुत फैल रहा है। आज बहुत ख़राब हवा दिल्ली में देखी गई। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो सरकार है, राजस्थान में जो सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है, वहाँ से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसके ऊपर, हवा का जो प्रदूषण, उसके ऊपर रोक लगाने में नाकामयाब रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं और इसी को लेकर किसानों को भी लपेटा जा रहा है। किसानों के ऊपर, हालांकि अभी तो पराली जलनी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन पहले ही ये नैरेटिव तैयार करना शुरू कर दिया गया है कि पराली जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। और हरियाणा सरकार, जैसे ही बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहला फरमान भी यही सुनाया है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी और उसकी 2 साल तक फसल खरीद भी नहीं होगी, उसका पंजीकरण भी नहीं होगा बतौर किसान। तो ये एक तुगलक, मैं तो तुगलक की फरमान कहूँगा, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनके तो ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाती। वो लगातार वायु प्रदूषण भी कर रहे हैं, जहरीला पानी वो दरियाओं में भी, नदियों में भी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन किसान से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उनके ऊपर एफआईआर भी हो रही है, जुर्माना भी लगाया जा रहा है और 2 साल तक उनकी फसल ना खरीदने की धमकी भी दी जा रही है। तो खैर ये एक मामला है। और जो मेरे को लगता है कि जो एयर पोल्यूशन है उसको लेकर जो एनसीआर में उद्योग धंधे हैं उनके ऊपर भी एक सख्ताई होनी चाहिए। बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनसे ठीक ठाक वायु प्रदूषण फैलता है। और जो यमुना नदी है उसमें भी आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी, बिल्कुल सफ़ेद झाग आ गए हैं, बिल्कुल ख़राब पानी हो गया है। तो उद्योग धंधे ये ख़राब पानी, जहरीला पानी भी नदी में छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी बात नहीं होती है। किसानों को हमेशा दिल्ली के प्रदूषण का विलन बना दिया जाता है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर अमेरिका से आई और अमेरिका में हम सबको पता है कि जो अमेरिका का न्याय मंत्रालय है उन्होंने भारत के एक सरकारी अधिकारी को
जो अमेरिकी नागरिक की मौत में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं उनकी हत्या की साजिश के आरोपों में आरोपी बनाया है। और पहले निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को भी जो अमेरिकन न्याय मंत्रालय है वो आरोपी बना के गिरफ्तार कर चुका है। मामला अभी चल ही रहा है। और जो दूसरा अभी जिसको आरोपी बनाया है वो उसका नाम है विकास यादव। वो पहले आर्मी में भी रहा है, उसके अलावा वो रो में भी रहा है। हालांकि जो इंडिया का पक्ष है, इंडिया के पक्ष के लिए रणधीर जायसवाल जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान देते हुए कल ही कहा था कि अमेरिका ने जिसको इस मामले में आरोपी बनाया है उसको पहले ही सरकारी नौकरी से निकाला जा चुका है। अब ये तो मतलब भारत सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ रहा है, जबकि हम सबको पता है कि ये पूरा केस जो है वो काफ़ी पेचीदा है। इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। इसमें जो मतलब देखो अमेरिका है, अमेरिका तो यही कहेगा कि भाई सीधी सी बात है कि हमारा सिटीज़न है, हमारे मुल्क का जो सिटीज़न है उसको आप कोई दूसरा देश बाहर से ऐसे साजिश करके थोड़ी ना मरवा देगा। तो ये उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है। उनके जो एक हिसाब से उनके नागरिक हैं, उनके जो राइट्स हैं उनका भी उल्लंघन है। तो इसको इस वजह से ये मामला चलेगा और इसमें मेरे को लगता है कि विकास यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और विकास यादव को लेकर इंडिया में तो उसको हीरो ही बनाया जा रहा है लगातार, लेकिन मेरे को लगता है कि ये उससे थोड़ा सा बड़ा मामला है। थोड़ा मैच्योरली इसको देखने की ज़रूरत है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर सलमान खान के बारे में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है और इस बार मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप मैसेज में ये संदेश भेजा गया है। उसमें लिखा गया है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बोल रहा हूँ और सलमान खान को 5 करोड़ रुपए अभी लॉरेंस बिश्नोई को देने की ज़रूरत है, नहीं तो उसका हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा कर दिया जाएगा। हम सबको पता है कि सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है और लगातार धमकियां लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से आती रही हैं। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जो सलमान खान हैं उनकी सुरक्षा का घेरा भी बढ़ा दिया है और सलमान खान को लेकर कई सारी जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के थ्रू बॉलीवुड में एंट्री करना चाह रहा है। और बाबा सिद्दीकी की मौत भी इसी वजह से हुई कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं बॉलीवुड में अपनी धाक जमाना चाह रहा था और दाऊद जैसा रोल अपना लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड में चाह रहा है। एक दूसरा नैरेटिव ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई को एजेंसियां यूज़ कर रही हैं। मैं खुद इस बात को मानने वाला हूं। मैंने 2020 का जो किसान आंदोलन चला था 2021 का, उसके दौरान ही ये बात कही थी कि लॉरेंस बिश्नोई को एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं। और इसमें जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके जो एक इंडियन एजेंट से वो संपर्क में थे एक कैनेडियन नागरिक की मौत के लिए। तो ये एक हिसाब से एक बड़ा नेक्सस है। मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ जो पॉलिटिक्स इसके पीछे इन्वॉल्व है उसको भी देखना चाहिए। क्या दाऊद के सफाए के लिए जो इंडियन एजेंसीज हैं वो लॉरेंस का इस्तेमाल कर रही हैं या किसी बड़े पॉलिटिकल मोटिव के लिए लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दोनों ही बातें इसके ऊपर हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जालंधर से आई। जालंधर में आज अकाली दल के जो एक बागी गुट है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एसजीपीसी इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट का अनाउंस किया है। एसजीपीसी की पूर्व प्रधान रही बीबी जगीर कौर को इस बागी गुट ने अपना प्रधान ऐलाना है और कहा है कि वो हमारी तरफ से प्रधान पद की उम्मीदवार होंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेम सिंह संधू माजरा भी थे, वडाला थे और बीबी जगीर कौर भी थी। और ये जो धड़ा है ये लगातार सुखबीर बादल की पॉलिटिक्स का विरोध भी कर रहा है। साथ में एसजीपीसी के जो एक हिसाब से पावर टसल है उसमें भी चाह रहा है कि एसजीपीसी में एंट्री करे और एसजीपीसी में अपने एक हिसाब से अपने धड़े का प्रधान बनाए। तो ये एक बात है। और जो अभी वल्टो वाला केस चल रहा है उसमें भी ये जो धड़ा है ये लगातार बयानबाजी भी कर रहा है। और प्रेम सिंह चंदू माजरा हैं जो उनके मेरे को हालांकि उनका जो एक पूरी थेराइजेशन है उसको लेकर काफ़ी मेरे को डाउट है। मुझे लगता है कि सुखबीर बादल, विरसा सिंह वल्टोहा, ज्ञानी रघुवीर सिंह, ज्ञानी हरप्रीत सिंह की कल डिटेल तो मैंने आपको शेयर कर ही दी थी। लेकिन एक बात ये भी जो प्रेम सिंह चंदू माजरा हैं वो लोकसभा चुनाव में ये चाह रहे थे कि अकाली दल का अलायंस दोबारा से बीजेपी के साथ हो और इसी वजह से वो सीट आ रहे हैं, नहीं तो वो सीट जीत जाते अगर उनका बीजेपी के साथ अलायंस होता।
तो ये एक बड़ी पेचीदगी वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इस पे आरोप प्रत्यारोप हैं, इसमें देखने की ज़रूरत है। और एक दिन मैं कोशिश करूँगा कि इस जो अकाली दल का पूरा मामला चल रहा है इसमें सिलसिलेवार जो फैक्ट्स की लड़ी है वो बना सकें। मेरा ये मानना है कि ये जो मामला है, मुद्दा है, ये चल तो बहुत समय से रहा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रदीप कलेर की वो इंटरव्यू है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सुखबीर बादल और उनके धड़े के लोग के ऊपर शिकंजा कसा गया। और अब की बार मेरे को ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं श्री अकाल तख्त साहिब से सुखबीर बादल के खिलाफ सिर्फ धार्मिक सजा नहीं आएगी, उनके खिलाफ कोई ना कोई सियासी सजा यानी कि पॉलिटिकल सजा भी उनको सुनाई जा सकती है। जैसे विरसा सिंह बल्टोआ को धार्मिक सजा नहीं सुनाएगी कि आप जूते साफ कर दीजिए, किसी गुरुद्वारे में जाके सफाई कर दीजिए, ऐसी सजा नहीं सुनाएगी। उनको 10 साल के लिए अकाली दल से निकाला गया, तो ऐसी सजा सुखबीर बादल को भी सुनाई जा सकती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर किसानों को लेकर है। जो पंजाब में किसान हैं वो लगातार आंदोलित हैं, धान की खरीद नहीं हो रही है मंडियों में अभी से। एक हिसाब से धानों का जो रकबा वो है, क्वांटिटी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। कल भी किसानों ने 25 के आसपास टोल प्लाजा पंजाब में फ्री करवाए थे, और आज कुछ किसान जत्थेबंदियां, जो राज्यपाल वाला गुट है, वो चंडीगढ़ पहुंच गए, और चंडीगढ़ में वो किसान भवन में पहला इकट्ठा हुए। वहां से वो सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने जो किसान भवन है चंडीगढ़ का, उसके गेट बंद कर दिए, उनको अंदर ही रखा, और उन्होंने अंदर ही अपना धरना जारी रखा। तो अपने जो भाषणबाजी है वो की, और उसके बाद वो चले गए। मतलब बलबीर राज्यपाल और उनके धड़े के जो किसान संगठन थे वो थे, संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब 100-125 किसान थे, और वो आए भी इसलिए, उनकी बातचीत भी पुलिस से यही हुई थी कि हम किसान भवन से चलेंगे, लेकिन आप हमें वहीं रोक लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको मेमोरेंडम दे देंगे, आप सीएम तक पहुंचा देना। तो हालांकि इस कोल को कहा गया था कि वो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। खैर, ये तो आंदोलनकारियों और सरकार के बीच का जो मामला है, इसमें तो जो डिटेल्स हैं वो मैंने आप तक शेयर कर दी हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था रिजर्वेशन को लेकर, खासकर एससी रिजर्वेशन को लेकर, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को लेकर, उसमें एससी ए और एससी बी बनाने की जो बात थी, उस फैसले को हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है। अब ये मामला क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, शेड्यूल कास्ट में जो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, एससी रिजर्वेशन है, इसमें बहुत सारी जातियाँ हैं। इसमें जो कुछ वंचित जातियां हैं, जिनको आज तक जो रिजर्वेशन उसका ढंग से फ़ायदा नहीं मिल पाया, उनका ये रहा कि हमारे आरक्षण में भी वर्गीकरण करिए ताकि हमारा भी नंबर आ सके। ज़्यादातर इसमें एक DS4 नाम का एक संगठन भी बनाया। ज़्यादातर ऐसी जातियों का नाम है वाल्मीकि, सासी, डे, यानी कि जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स रही हैं, जिनको ब्रिटिश इंडिया में क्रिमिनल ट्राइब भी कहा जाता था, या सफाई का काम करने वाले, या फिर समाज में आज भी बहुत एक हिसाब से ऐसे काम जो और कोई नहीं करता वो करने वाले जो जातियां हैं, उनकी डिमांड रही है कि जो हमारे से बड़ी जातियां हैं दलित रिजर्वेशन में, वो हमारा रिजर्वेशन खा जाती हैं, इसलिए हमारा अलग किया जाए। उसमें रामदासिये, रविदासिये, चमार, जाटव, इनको SC B में रखा गया है, और वाल्मीकि, सांसी, डे, बाजीगर और सिकलीगर, इस किस्म की जो जातियां हैं, और खटीक, दानक, ऐसी जातियों को SC A में रखा गया है, और इस फैसले को हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है। और हम सबको पता है कि जो SC A है उसका बड़ा वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी को भी गिरा था, और बीजेपी ने इस वजह से उनको ये फायदा पहुंचाया है। एक हिसाब से इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से हो रही है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इसकी डिमांड भी कर रहे थे कि ये होना चाहिए। मेरा भी ये मानना था कि SC A और SC B होना चाहिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन का फायदा है, जो वंचित तबके हैं, दलितों में भी जो महादलित हैं, यानी कि दलितों में भी जो दलित हैं, उन तक नहीं पहुंच रहा है, शायद इस फैसले से उन तक पहुंच पाए। अगली खबर की बात करें तो जो अगली खबर है वो हरियाणा में जो कांग्रेस का संकट है उसको लेकर है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा अपने गुट का CLP चाह रहे हैं, खुद CLP बनना चाह रहे हैं, यानी कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधानसभा बनना चाह रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान उसने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो इसका फैसला करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेता, OBC नेता कैप्टन अजय यादव, वो पार्टी छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ना तो संत हूँ, मैं एक राजनेता हूँ, मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि जो हरियाणा की कांग्रेस में
जो ओबीसी पॉलिटिक्स थी और जो मेरी पॉलिटिक्स थी उसको नुकसान किसने पहुंचाया है। उन्होंने कई सारी पोस्ट भी लिखी हैं ट्विटर पे और लगातार वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। उनके जो बेटे चिरंजीव राव वो भी चुनाव इस विधानसभा में रेवाड़ी से चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए थे। जो अहिरवाल बेल्ट है उसकी लगभग सभी सीटों के ऊपर, लगभग क्या सभी सीटों के ऊपर बीजेपी का कब्जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो साउथ हरियाणा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कहा जा रहा है कि अब उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है साउथ हरियाणा वो टूटने भी वाला नहीं है। तो बहुत सारे मुश्किलें साउथ हरियाणा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लिए आएंगी। तो देखना होगा कि आगे कांग्रेस का रुख साउथ हरियाणा के लिए क्या रहेगा। तो ये थी आज की खबरें और उनका विश्लेषण। देखने के लिए शुक्रिया। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।